मित्रों, हमारे समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि जिसको सुनकर के इंसान का कलेजा दहल जाए। एक औरत थी यानी विधवा, उसका पति मर चुका था, कोई भी बेटा नहीं था, सिर्फ 7 बेटियां थी। और जब 7 बेटियां बड़ी हुई तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। लेकिन उन 7 बेटियों पर किसी हैवान की गंदी नज़र पड़ चुकी थी और उनमें से बड़ी वाली 4 बेटियों को उसने प्रेग्नेंट कर दिया था। और दोस्तों, हैरत और कमाल की बात तो यह है कि उन 4 लड़कियों को भी नहीं पता चला कि उनके साथ में ये गलत काम किसने किया और वह प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तो है ना हैरत की बात। और मित्रों, जब मैं इसका खुलासा करूंगा कि उन लड़कियों को प्रेग्नेंट करने वाला कौन था, तो आपके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, राजा अपने दरबार में सभी फरियादियों की फरियाद बड़े गौर से सुन रहा था। और फिर जब कोई फरियादी अपनी फरियाद सुनाता, फिर राजा अपने सैनिक को इशारा करता कि इसका समाधान कर दो। इसी तरह से होते होते जब नंबर आता है एक बूढ़ी औरत का, तो उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर मायूसी और उसकी आंखों में आंसू साफ झलक रहे थे। उस बूढ़ी औरत की तरफ नजर उठाता है और कहता है कि माई, तुम्हारी क्या परेशानी है, क्या समस्या लेकर तुम मेरे दरबार में आए हो, अपनी समस्या बयान करो। अगर हमसे जो भी हो सकेगा हम तुम्हारी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। वह बूढ़ी औरत चारों तरफ देखती है, इधर उधर नजर दौड़ाकर, और फिर खामोश हो जाती है। सैनिक फिर गर्जदार आवाज में कहता है कि माई, तुम राजा के दरबार में जिस कारणवश आए हो, अपने उस कारण को बयान करो ताकि तुम्हारी समस्या का समाधान हो सके। लेकिन वह बूढ़ी औरत फिर भी खामोश खड़ी रहती है। उसके बाद तीसरी बार अब राजा फिर खुद कहता है माई, हमें बताइए कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। वह औरत नजर उठाती है और उस राजा के नीचे से ऊपर तक देखती है और कहती है कि राजा साहब, मैं यहाँ अपनी समस्या जो लेकर आई हूँ, उस समस्या को, उस कारण को सबके सामने नहीं बता सकती, क्योंकि मैं एक विधवा औरत हूँ, मेरा पति नहीं है, कोई बेटा भी नहीं है, सिर्फ 7 बेटियां हैं। मैं अगर इस भरे दरबार में अपनी वह समस्या बता दूंगी तो कल मुझे खतरा है कि कहीं मेरी बेटियों को कोई नुकसान ना हो जाए, वो लोग रात को मेरे घर ना चले जाए। मैं अपनी समस्या आपसे अकेले में बताना चाहती हूँ। राजा बड़ा हैरान होता है कि आखिर ऐसी क्या समस्या है। लोग जितने भी यहाँ आ रहे हैं अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सबके सामने कहते हैं। राजा कहता है कि यह सब मेरे भरोसे के आदमी है, सारी मेरी प्रजा है, यहाँ किसी से भी आपको कोई खतरा नहीं है, आप बेझिझक होकर अपनी बात रख सकती है। वो बूढ़ी औरत खामोश हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं नहीं कहूंगी, मैं आपसे अकेले में ही अपनी बात बताऊंगी। राजा अपने सैनिक की तरफ देखता है और अपनी कुर्सी से उठाकर के अंदर चला जाता है और फिर उस सैनिक से इशारा कर देता है कि इस औरत को अंदर के कमरे में भेज दो। राजा के जाने के बाद सैनिक उस बूढ़ी औरत से कहता है कि माए, आपको अंदर राजा साहब ने आपकी बात सुनने के लिए बुलाया है। 2 सिपाही उस औरत को अपने साथ ले जाते हैं। वह औरत नजर उठाती है, वहां पर खड़े हुए लोगों के ऊपर नजर डालती है और फिर नजरें झुका करके अंदर चली जाती है। अंदर राजा उस औरत का इंतजार कर रहा था। जब वह औरत राजा के सामने पहुंचती है तो अब कहता है राजा की, अब समस्या बताओ, यहाँ पर कोई नहीं है तुम्हारे और मेरे अलावा। वह बूढ़ी औरत राजा के पैरों में गिर जाती है, गिड़गिड़ा नहीं लगती है, रोने लगती है। राजा कहता है कि माई, मेरा दिल बहुत बैठा जा रहा है, मेरे राज में कोई इतनी परेशान औरत हो मैं ये सोच भी नहीं सकता। मैं सुनने के लिए बेताब हूं कि तुम्हारी समस्या क्या है, ताकि मैं तुम्हारे दुखों पर मरहम रख सकूं। ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए मुझे अपनी परेशानी बताओ। मेरे राज में कोई दुखी रह ही नहीं सकता, और अगर कोई दुखी है तो फिर मेरे राजा होने पर लानत है। मित्रों, वह औरत कहती है कि राजा साहब, मैं विधवा औरत हूँ, मेरे कोई बेटा नहीं है, पति को मरे हुए एक जमाना गुजर चुका है, मेरी 7 बेटियां हैं। मैं बड़े घरों में रईस लोगों के घरों में बर्तन मांजती हूँ, पोछा करती हूँ, किसी का खाना बनाती हूँ, और वहाँ से जो मुझे बचा कुचा खाना मिलता है, जो भी मुझे मेहनत मजदूरी मिलती है, उसी में अपना पेट भरकर गुजारा करती हूँ और उस ईश्वर का, उस भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ। आज तक किसी से कोई शिकायत नहीं की है कि मैं गुर्बत में रह रही हूँ या अच्छे खासी जिंदगी जी रही हूँ। मेरी बेटियां इतनी नेक है कि कभी अपने सर से दुपट्टा सरकने नहीं देती, कभी भी वह मेरे बगैर अकेली बाजार भी नहीं जाती, सिर्फ अपने घर में रहती है। कुछ दिन पहले की बात है कि मेरी बड़ी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है और वह बेटी जब उसको मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ तो वह बताता है कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि मेरी बेटी ने किसके साथ संबंध बनाया है। जब मैं घर आती हूँ तो उसको मारती हूँ, पीटती हूँ और उससे पूछती हूँ कि बता, इस बच्चे का बाप कौन है जो तेरे पेट में पल रहा है। मेरी बेटी रोने लगती है, मेरे आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि माँ, मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया, ये किसका बच्चा है। मैंने कभी किसी के साथ गलत काम नहीं किया, कभी किसी से आंख नहीं लड़ाई, आज तक मैं कभी बाहर गली के नुक्कड़ तक भी नहीं गई हूँ, लेकिन मैं हैरान खुद हूँ कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया।
उसके बाद वह औरत अपनी बेटी पर भरोसा कर लेती है और कहती है कि राजा साहब, मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन था, क्योंकि मैंने उसे जन्म दिया और कुछ दिन बाद मुझे अपनी बेटी की उन बातों पर पक्का यकीन होने लगता है कि इसका किसी आदमी से कोई संबंध है ही नहीं। फिर कुछ दिन बाद वह एक बेटे को जन्म देती है। हम मजबूर थे, क्या करते, बेटे को जन्म दिया था, हम उसको पालने पर मजबूर थे। फिर कुछ दिन गुजरने पर मेरी दूसरी बेटी की हालत खराब होती है। जब मैं उसको डॉक्टर को दिखाती हूँ तो वह भी प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर के अब तो मुझे दूसरा झटका लगा और फिर समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बेटियों के साथ यह कौन कर रहा है। कभी कोई घर में भी नहीं दिखाई दिया, कभी मेरी बेटी किसी के पास भी नहीं गई, कभी कोई हमारे घर में ऐसा लड़का भी नहीं आता। मैं क्या करती, मैंने इन बातों को सब अपने उस भगवान, उस ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया कि भगवान मुझे इस राज का पता लगा दे कि मेरी इन बेटियों के साथ यह गंदा कृत्य कौन कर रहा है। उसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं, मेरी उस बेटी के यहाँ भी बच्चा पैदा होता है। फिर तीसरी बेटी को किसी ने प्रेग्नेंट कर दिया और इसी तरह जहाँ राजा साहब मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मेरी 14 साल की जो चौथी बेटी है उसको भी किसी ने प्रेग्नेंट कर दिया है। ये सारी बातें राजा सुन रहा था और उसके चेहरे पर एक गुस्सा आ रहा था। नीचे से ऊपर तक राजा पसीने से सराबोर हो जाता है और उसकी आंखों से चिंगारियां फूट रही थी। ये सारी बातें बताने के बाद वह औरत खामोश हो जाती है और उस राजा के पैर पकड़ लेती है, कहती है, राजा साहब, आप मेरी बेटियों के उस मुजरिम को छोड़ना मत। लेकिन मैं ये हैरान हूं कि कभी मैंने उसको अपने घर में नहीं देखा। पता नहीं किस टाइम पर आता है और वह मेरी बेटियों के साथ ये गंदा काम करके चला जाता है। उसको फांसी की सजा देना, उसको सलाखों के पीछे डाल देना। राजा कहता है कि माई, ये सब कुछ हो गया और तुम आ जा रही हो। जब तुम्हारी चौथी बेटी के साथ उस आदमी ने ये गंदा काम किया है, अगर काश तुम पहली बेटी के साथ, जब तुम्हें ये पता चला था कि उसके पेट में बच्चा है, कोई बच्चा ठहर गया है, तभी अगर तुम मेरे पास आ जाती तो शायद तुम्हारी 3 बेटियां इस गंदे काम से बच जाती, उनको इस बदनामी का मुंह देखना ना पड़ता। लेकिन तुम गरीब लोग जो होते हो, अपनी इज्जत, मान मर्यादा, समाज क्या कहेगा, गांव वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, इन सब बातों को देखकर उस जहर को पी जाते हो और फिर वही जहर अंदर ही अंदर तुम्हें काटता रहता है। और जब बात तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर निकल जाती है तब मजबूर होकर फिर तुम्हें खुलना पड़ता है। और सेम वैसा ही तुमने किया है पहले, जब तुम 4 बेटियों को अपनी बर्बाद कर चुकी हो। आज भी तो मेरे पास आए हो, इससे पहले ही आ जाती। वो औरत अपनी गलती मानती है, हाथ जोड़ती है, कहती है कि राजा साहब, जो कुछ हो चुका है उसको भूल जाओ और अब मेरी बेटियों के उस दरिंदे को, जिसने मेरी बेटियों के साथ यह गंदा काम किया है, उसको पकड़ करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। वह राजा उस औरत को यकीन दिलाता है कि माई, तुम अपने घर जाओ, अब ये समस्या तुम्हारी नहीं है, अब ये समस्या मेरी है। मेरी प्रजा में किसी को इतना बड़ा दुख कोई दरिंदा दे रहा है और मैं चैन की नींद सो रहा हूँ, मेरे ऊपर लानत है। उसके बाद वो औरत सर झुकाकर अपने सर पर दुपट्टा रख के चादर को अपने आप में लपेट हुए वह वहां से चली जाती है। वह राजा अपने उस खुफिया रूम से निकलकर दरबार में आता है। दरबार लगा हुआ था, आकर के बैठ जाता है, बाकी लोगों की समस्याएं सुनता है। लेकिन अब उसका मन रह रह करके बार बार उस औरत की बातों पर जा रहा था। दोपहर का वक्त हो चुका था। दोपहर लंच टाइम में दरबार 2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता था, खाना वाना खाने के लिए। यानी वह राजा उठ करके अपने रूम में जाता है तो अपने उस सैनिक को भी कहता है कि मेरे पीछे मेरे रूम में आ जाओ। जब राजा अपने रूम में पहुंचता है तो बेचैनी से वह इधर उधर टहल रहा था। सैनिक समझ जाता है कि आज राजा को कोई ना कोई बड़ी समस्या है। वह पूछता है कि राजा साहब, आखिर जब से वो बूढ़ी औरत गई है मैं आपको परेशान देख रहा हूं, वजह क्या है? राजा कहता है कि हमारी प्रजा में ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे दरिंदे हैं कि वह किसी की इज्जत से खिलवाड़ करते हुए ये भी नहीं सोचते कि अगर उनका ये राज खुल गया तो उनको हम मौत से कम सजा नहीं देंगे। हमारा डर लोगों के दिलों से क्या निकल गया है। सैनिक सोच में पड़ जाता है कि अचानक से राजा साहब क्या बड़बड़ा रहे हैं, कुछ समझ में बात नहीं आ रही है। सैनिक कहता है कि राजा साहब, अगर जान की अमान पाऊं तो आप मुझे साफ साफ बताए कि बूढ़ी औरत ने आपसे क्या कहा जो आप इतने परेशान हो। फिर वह राजा अपने सैनिक से सारी बात बता देता है कि इस तरह से कोई दरिंदा है जो उसके घर में दीमक की तरह लग चुका है और उसकी 4 बेटियों को उसने प्रेग्नेंट कर दिया है और 3 बेटियों से उनको बच्चे भी हो चुके हैं। अब चौथी बेटी के ऊपर भी उसने हमला कर दिया है, बाकी 3 बची हुई बेटियों की भी इज्जत खतरे में है। मैं परेशान हूं कि क्या करूं, कैसे से उसको पकड़ूं। वह किस वक्त आता है, क्या करता है, जो उन लड़कियों को भी पता नहीं चलता और उनके साथ वह गंदा काम करके चला जाता है। सैनिक और वह राजा दोनों कश्मकश में थे, दोनों टहल रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि अचानक से सैनिक राजा से कहता है कि राजा साहब, मेरे मन में एक प्लान आया है, अगर आप कहो तो मैं बयान करूं। राजा कहता है कि जल्दी से बताओ कि क्या प्लान है, मैं किसी भी हालत में उसको पकड़ना चाहता हूं। फिर वो उसके कान में कुछ कहता है और फिर दोनों के बीच में बात सेट हो जाती है।
शाम का जब वक्त होता है तो सैनिक एक बकरी लेकर के उस घर में यानी जहां वह औरत रहती थी वहां पहुंचता है। दरवाजा खटखटाता है। अंदर से वह औरत निकली और कहती है कि सैनिक साहब रात के लगभग 9 बजे का टाइम है। आप इतनी रात में यहाँ क्या करने आए हो? सैनिक कहता है कि माए आपने जो समस्या राजा को बताई है उस समस्या को आपकी सुन करके राजा बड़े परेशान हैं और उस दरिंदे को किसी भी हालत में पकड़ना चाहते हैं। वह कहती है कि आपके हाथ में ये बकरी किस लिए है? इस बकरी का क्या करोगे? वह कहता है कि आप मुझे एक बार कम से कम अंदर आने की तो इजाज़त दें, मैं अंदर आकर के आपको सब कुछ बता दूंगा। जब वह अंदर पहुंचता है उसके बाद में कहता है कि हम आज उस भेड़िए को पकड़ने के लिए इस बकरी का चारा बनाएंगे, बस तुम खामोश रहना, किसी से मत कहना कुछ भी, और जो हम कर रहे हैं उसको देखते रहना और आराम से सो जाना, फिर जो भी होगा वह देखा जाएगा। अगर हमारा ये प्लान कामयाब हो गया तो वह दरिंदा वो भेड़िया जरूर पकड़ा जाएगा। फिर सैनिक उस घर की छत पर जाता है और जाकर के उस बकरी को एक खूंटे से छत पर बांध देता है और वापस नीचे आकर के इधर उधर देखता है और फिर चुपके से उस घर से निकल जाता है और उस बूढ़ी औरत से उन लड़कियों से कहता है कि बेटा आराम से सो जाना और कुछ भी अपने मन में किसी तरह का वहम ख्याल मत रखना। उस सैनिक के जाने के बाद उस घर के आसपास 2 सिपाहियों का पहरा लगा दिया जाता है। उस औरत को और उन लड़कियों को पूरी तरह से समझा दिया जाता है कि तुम्हारे घर में किसी तरह की भी कोई आवाज़ या कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने इस तरह का कोई जाल बिछाया है। बहरहाल जब सैनिक राजा के पास पहुंचता है तो राजा बेचैनी के आलम में अपने घर के बाहर लॉबी में टहल रहा था। सैनिक को देखते ही कहता है कि तुमने वह बकरी को सही सलामत वहां पर पहुंचा दिया। सैनिक कहता है कि साहब प्लान के मुताबिक काम हमारा उसी तरह से चल रहा है। अगर हमारा प्लान ठीक ठाक चलता रहा तो बहुत जल्द वह दरिंदा हमारी गिरफ्त में होगा, उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद में सैनिक वहीं बैठ जाता है। वह राजा से भी कहता है कि साहब बैठ जाए, आराम कर लीजिए, लेकिन वह राजा कहता है कि मेरे आराम करने की बात आप कह रहे हो, मुझे आराम तब मिलेगा जब वह दरिंदा गिरफ्तार होकर मेरे कदमों में होगा, तब तक मैं आराम कर ही नहीं सकता। जब तक उस बूढ़ी औरत को इंसाफ ना दिला दूं मेरे सोने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं आराम से सो जाऊं और किन बच्चियों की, वह उस बूढ़ी औरत की बच्चियां नहीं बल्कि मेरी बच्चियां हैं, मेरी बच्चियों की इज्जत लुटती रहे और मैं आराम से सो जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लगभग जब रात का आधा पहर आता है तो एक साया, एक शख्स, एक आदमी उस बूढ़ी औरत की छत पर आता है और छत से फिर जीने की तरफ जाने लगता है। वह बकरी उस आदमी को देख करके बोलने लगती है। रात का सन्नाटा था, लगभग आधी रात हो चुकी थी। उस रात के सन्नाटे में उस बकरी की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगती है। कुछ सिपाही पहरे पर लगा दिए गए थे सिर्फ इसीलिए ताकि जब बकरी की आवाज़ आए तो फिर वह उस घर पर अच्छी तरह से नज़र रख सके कि जरूर इस घर में कोई ना कोई आया है। मकसद यही था उस बकरी को छत पर बांधने का कि अगर इस घर में कोई आता है तो वह बकरी बोलेगी, उसकी आवाज़ से जो सिपाही हैं वह चौकन्ने हो जाएंगे और फिर उस आने वाले को गिरफ्तार कर लेंगे।